हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम गोकू का हैरान चेहरा देखते हैं। गोकू बोलता है कि लूसीफ, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम सच में ये सब कुछ करना चाहते हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ करने के पीछे तुम्हारा ये प्लान है। आखिर तुम ये सब कुछ करके क्या हासिल करना चाहते हो? मुझे पता था कि तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके की चीज़ को करोगे। तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरे हो लूसीफ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाता है। गोकू काइडा के लाइफलेस बॉडी के सामने ही बैठा हुआ होता है। गोकू काइडा की तरफ देखकर बोलता है कि काइडा, अपने शब्दों के ऊपर कायम रहने के लिए मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अगर लूसीफ का प्लान इसी तरीके से चलता रहा तो ये प्लान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा पूरे मल्टीवर्स के लिए। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा बुरा होगा कि ये पूरे मल्टीवर्स को ही ख़त्म करके रख देगा। मुझे जल्दी इसके बारे में दूसरे लोगों को बताना होगा। मुझे नहीं पता कि मेरी बातों को एंड इस सिचुएशन को कौन हैंडल कर पाएगा, अब जब सारे गॉड्स मारे जा चुके हैं और साथ ही में वेजिटो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और वेजिटो, अगर तुम यहाँ पर रहते तो क्या करते? शायद एक आदमी के बारे में मैं जानता हूँ जो मेरी मदद कर सकता है एंड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है इस बारे में। जैसे ही गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके एकदम से प्लेनेट वैम्पा से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम प्लेनेट नैमेक पे आ जाते हैं। हम प्लेनेट नैमेक में पिकोलो को देखते हैं। हम देखते हैं कि पिकोलो के पीछे नैमेक फिर से रीबिल्ड हो रहा होता है। पिकोलो भी खड़ी खड़ी इन सारी रिकवरीज को देख रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सभी चीज़ें पहले जैसी हो रही है। लगता है नैमेक के लोग धीरे धीरे अब नॉर्मल हो रहे हैं एंड एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इतने सारे मौतें एंड इतने सारे नाइटमेयर्स को देखने के बावजूद हमारे नैमेक के लोग फिर से रिकवर कर रहे हैं। काश मैं यहाँ पर इससे भी पहले आया होता। अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं शायद काफ़ी सारे लोगों की जान जाने से बचा लेता, और शायद मेरे प्लेनेट पे होने वाले डिस्ट्रक्शन से भी मैं मेरे प्लेनेट को बचा लेता। पिकोलो के मन के अंदर कामे पिकोलो से बोलता है कि तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है पिकोलो, तुम पॉजिटिवली इस चीज़ को ले सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो तुम वो हो जिसने हमारे प्लेनेट के काउंटलेस लोगों को मरने से बचा लिया, और तुम्हें खुद को इस तरीके से कोसना नहीं चाहिए पिकोलो। किसी स्पेसिफिक टाइम पे यहाँ पर आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि राइट टाइम पे आना यहाँ पर ज़रूरी है। और तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। तुम सही टाइम पे आए, इसीलिए तो हमारा प्लेनेट बच पाया। तुम्हारे वजह से प्लेनेट नैमेक अब दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और मुझे लगता है कि तुमने जिसे बचाया, जिसका नाम है ओपो, वो भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता है तुम्हारे बारे में। ओल्ड कामे की बातों को सुनकर पिकोलो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। पिकोलो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके से मेरा साथ अभी भी निभाओगे, एंड इतने बुरे टाइम पर भी तुम मुझे इस तरीके के एडवाइस दोगे मेरे ओल्ड फ्रेंड। जैसे ही पिकोलो का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि पिकोलो कुछ नोटिस करता है, जिसके वजह से पिकोलो एकदम से हैरान रह जाता है। इसे देखने के लिए जैसे ही पिकोलो पीछे पलट कर देखता है, पिकोलो का चेहरा एकदम से शांत हो जाता है। पिकोलो बोलता है कि तो आखिरकार तुम यहाँ तक आ ही गए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम और थोड़ा समय ले सकते थे? तभी हम देखते हैं कि पिकोलो के पीछे गोकू होता है। गोकू बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना पिकोलो यहाँ पर देरी से पहुँचने के लिए, पर मुझे लगता है कि अभी इस वक्त हमें बात करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। पिकोलो बोलता है कि जब तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा वापस घर जाने का, तब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे घर वापस लेकर जाने के लिए आए हो। पर अब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर मेरे से हेल्प मांगने के लिए आए हो। तो ठीक है, आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। गोकू बोलता है कि यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ जानने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ साथ कोई और भी इस बारे में जाने। दरअसल मैं अभी बात करना चाहता हूँ कामे से। कामे का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि पिकोलो एकदम से हैरान रह जाता है, एंड पिकोलो के अंदर कामे खुद भी हैरान रह जाता है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए वहाँ पर माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है।
एंड पिकोलो इस साइलेंस को तोड़ते हुए बोलता है कि तो तुम्हें आखिरकार पता चल ही गया कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। क्या मैंने सही कहा गोकू? मैं तुमसे अभी ये नहीं पूछूंगा कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तुम्हें मुझे इतने डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तुम बस मुझे ये बताओ कि आखिर लूसीफ का प्लान क्या है, आखिर कितना बुरा है लूसीफ का प्लान। इसके बाद गोकू बोलता है कि लूसीफ का प्लान बहुत ही ज़्यादा बुरा है। गोकू बोलता है कि लूसीफ हम लोगों को मारने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा है ताकि वो हमारे प्लेनेटों के ऊपर कब्जा कर सके, और ना ही उसका कोई इरादा है इस यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करने का, बल्कि जब लूसीफ किसी प्लेनेट को हासिल करता है तब उस प्लेनेट के ऊपर कब्जा करने के लिए उसे उस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों को मारना पड़ता है। और जब लूसीफ के भेजे हुए मॉन्स्टर उन प्लेनेट के ऊपर रहने वाले लोगों को मार देते हैं तब उस प्लेनेट पर रहने वाले डीमंस टावर ऑफ सॉर्ट को समन करते हैं, और इस टावर की मदद से वो लोग मरे हुए लोगों के सोल को कैद कर लेते हैं उस टावर के अंदर हमेशा के लिए। और इस तरीके से वो सोल वहीं पर कैद रह जाता है और कभी भी दूसरी दुनिया में नहीं जा पाता। और किसी तरीके से लूसीफ उन सोल्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और इसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसे इन दोनों राइम्स को मिलाने के लिए। लूसीफ डीमन राइम एंड मॉर्टल राइम को मिलाकर एक न्यू प्लेन क्रिएट करना चाहता है, और ऐसा करने के बाद वो इस न्यू प्लेन का नया रूलर बन जाएगा, जिसको कि लूसीफ ओमनी डेविल कहता है। इस चीज़ को सुनकर पिकोलो के अंदर का कामे एकदम से डर जाता है। वो बोलते हैं कि दोनों राइम को मर्ज कर रहा है वो। क्या वो मॉर्टल राइम एंड डीमन राइम को एक साथ मर्ज करना चाहता है? अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। क्या तुम श्योर हो इस बारे में गोकू? गोकू बोलता है कि हाँ कामे, मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बारे में। आखिर आपको क्या लगता है, क्या दोनों राइम के मर्ज होने के बाद क्या होगा? क्या दोनों राइम को मर्ज करने से हमें और भी डीमंस का सामना करना पड़ेगा? कामे बोलते हैं कि नहीं गोकू, ऐसा करने से जितना कि तुम इमेजिन कर सकते हो गोकू, उससे भी ज़्यादा तबाही और डार्कनेस आ जाएगी। इतने सालों तक मैं गार्डियन रहा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके की चीज़ का होना भी पॉसिबल है। पर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ गोकू। अगर लूसीफ दोनों राइम को मिला देता है तो जैसा कि हमें पता है कि मॉर्टल राइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि लूसीफ के भेजे हुए मॉन्स्टर्स ने अभी तक जितने भी लोगों की जानें ली है एंड जितने भी जाने गई है अभी तक इस पूरे मल्टीवर्स में, वो लोगों को हम दोबारा फिर से ज़िंदा नहीं कर सकते, क्योंकि राइम के ना होने की वजह से वो लोग वहाँ पर नहीं जा सकते जहाँ से वो लोग आए थे। इवन कि सुपर ड्रैगन बॉल्स भी उन्हें ज़िंदा नहीं कर सकता, और वो सारे लॉसेस हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएंगे। गोकू ये सुनकर और भी ज़्यादा डर गया रहता है। गोकू बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। बेवकूफ़ लूसीफ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कितने ही लोगों की जान तो उसने अभी ले ली है, और हम उसे इस प्लान में सक्सेसफुल होने नहीं दे सकते। हर एक इंसान, हर एक शख्स जो भी मारा गया है, सबको हमें वापस लाना ही होगा कामे। हमें लूसीफ को किसी भी हाल में रोकना ही होगा। कामे गोकू से बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूँ गोकू, पर हमें अभी तक नहीं पता कि आखिर कितने सोल की ज़रूरत है उसे इस काम को पूरा करने के लिए, और हमें यह भी नहीं पता कि लूसीफ अपने गोल के कितने ज़्यादा नज़दीक है। पर गोकू, ये तो सिर्फ बुराई की शुरुआत है। लोगों के लाइफ को लेना एंड उनके सोल को अपने कब्जे में करना, ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, चाहे कोई ओमनी किंग हो या फिर डीमन राइम का रूलर ही क्यों ना हो। किसी भी राइम के रूलर के पावर को डिफाइन किया जाता है उस राइम में रहने वाले लोगों की ताकत एंड उस राइम की साइज से। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, लूसीफ दोनों राइम को मर्ज करके इस राइम के साइज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, और जैसी राइम का साइज़ और राइम का ताकत बढ़ेगा वैसे ही उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी, और उसकी ताकत एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। वो कम से कम 1000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा पहले से, और इतनी ताकत काफ़ी होती है किसी हायर लेवल के गॉड्स को हराने के लिए भी। तो जितना कि मुझे लगता है कि लूसीफ का असली गोल तो यही है, और अभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है गोकू। अगर लूसीफ ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो सारी अच्छी चीज़ों का खात्मा हो जाएगा, खाली बुरा ही एग्जिस्ट करेगी। गोकू ये सुनकर एकदम से डर जाता है। गोकू बोलता है कि 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आखिर एक शख्स कितना ज़्यादा ताकतवर बन सकता है? इसके बाद गोकू एकदम से शांत हो जाता है।
गोकू बोलता है कि हम बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है कि इसको रोक सकते हैं और हम लूसिफ को रोक कर ही रहेंगे। मैं, तुम, वेजिटा, गोहान, हम लोग जाकर उन प्लैनेटों को बचाने की कोशिश करते हैं जिनके ऊपर लूसिफ के मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। मैं मल्टी फॉर्म का यूज़ करूँगा अगर मुझे करने की ज़रूरत पड़ी तो। मैं कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ निकालूंगा पूरे मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए, और मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि लूसिफ अपने प्लान में आगे कामयाब ना हो। तभी पिकोलो बोलता है कि शांत हो जाओ गोकू, मुझे नहीं पता कि आखिर ये लूसिफ कितना ज़्यादा ताकतवर है, पर तुम्हारे रिएक्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पर साथ ही में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तुम बिल्कुल सही हो, हम उसको और भी ज़्यादा ताकतवर बनने नहीं दे सकते। हमने ये मिस्टेक फ्रीज़ा, सेल एंड बू के साथ किया था, पर इस बार हम उसका सामना वैसे ही करेंगे जैसा वो अभी है। पर यह मत भूलना कि तुम अकेले नहीं हो, सारे नैमिक भाइयों की ताकत मेरे अंदर है, और मैं तुम्हें इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि मैं लूसिफ को कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी गोकू एकदम से पिकोलो की बात को सुनकर हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि सभी नैमिक भाइयों की ताकत। पिकोलो बोलता है कि तुम्हें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है गोकू, जैसा तुमने सुना बिल्कुल वैसा ही होगा, बस रुको और मुझे देखते जाओ। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो एकदम से ऑरेंज पिकोलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि ये मत भूलना कि हम मॉर्टल्स को मारना इतना ज़्यादा आसान होगा लूसिफ के लिए। पिकोलो को ट्रांसफॉर्म होता देख गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि पिकोलो, आखिर तुम कब इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना सीखे? तुम्हारी पावर तो वाकई में कमाल की है। अगर तुम इतने ज़्यादा ताकतवर थे उस वक्त जब सभी गॉड्स ने अर्थ के ऊपर हमला किया था, तो तब तुमने इस फॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आखिर तब तुमने उन गॉड्स को रोका क्यों नहीं पिकोलो? पिकोलो बोलता है कि उस वक्त मैं इस फॉर्म का यूज़ नहीं कर पाता था मेरे दोस्त। ये एक मेरा न्यू एडिशन है जो कि मेरे एक पावरफुल नैमिक साथी के साथ फ्यूज़ करने के वजह से आया है। नए फॉर्म होने की वजह से मैंने इस फॉर्म को अभी तक मास्टर नहीं किया है, पर जब मैं इस फॉर्म को मास्टर कर लूँगा तब लूसिफ को मुझसे बचकर रहना पड़ेगा, चाहे वो ओमनी किंग हो या कुछ भी और, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू बोलता है कि वाओ पिकोलो, मैंने तुम्हें इस तरीके से बात करते हुए काफ़ी टाइम से नहीं देखा है, तो इसका मतलब यह है कि ये एक और फ्यूजन है तुम्हारा। अगर एक के साथ फ्यूजन करने से तुम्हारा ये हाल है, तो शायद यहाँ पर रहने वाले सारे नैमिक के साथ अगर तुम फ्यूज़ कर जाते हो तो तुम और भी ज़्यादा बड़े और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे, और उसके बाद तुम शायद डीमन एम्परर काइडा जितने स्ट्रांग हो जाओगे, जिसके साथ मैं अभी अभी लड़के आया हूँ। पिकोलो बोलता है कि तुमने एक डीमन एम्परर को हराया, तो इसका मतलब ये है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। जब बात तुम्हारी हो तो मैं नॉर्मली इतना ज़्यादा हैरान नहीं होता, पर तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मेरे इस पावरफुल फॉर्म से भी ज़्यादा ताकतवर हो? मेरा ये फॉर्म तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टेंट से भी ज़्यादा ताकतवर है। गोकू बोलता है कि हाँ मुझे पता है पिकोलो, तुम्हारा ये फॉर्म मेरे अल्ट्रा इंस्टेंट से ज़्यादा ताकतवर है, पर तुम्हें एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो ये है कि अल्ट्रा इंस्टेंट अब पुरानी खबर हो चुकी है। जैसे ही गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू के आसपास एक ऑरा आ जाता है, एंड उस ऑरा ने चारों ओर से गोकू को घेर लिया होता है, जिसे देखकर पिकोलो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। गोकू के चेहरे के ऊपर फोरहेड पे धीरे धीरे सेरेफिम सिंबल आ रहा होता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि गोकू के 2 विंग्स भी आ रहे होते हैं, एंड थोड़े ही टाइम पे हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं कि गोकू सेरेफिम लेवल 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये वही गोकू का आखिरी फॉर्म होता है जिसका इस्तेमाल गोकू ने ग्रैंड प्रिस्ट का सामना करते वक्त किया होता है। गोकू के अंदर से इतनी ज़्यादा लाइट एंड इतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है कि पिकोलो को इस ट्रांसफॉर्मेशन में होने के बावजूद अपने हाथों से अपनी आंखों को ढकना पड़ रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि गोकू, ये तो इम्पॉसिबल है, ये वो गोकू नहीं है जिसे मैं जानता था। आखिर इसके साथ हुआ क्या जब ये हमसे दूर था? न्यू फॉर्म में होने के बावजूद पिकोलो अपने आप को पीछे जाने से नहीं रोक पा रहा होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू का एनर्जी एंड ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है, जिसे देखकर पिकोलो बोलता है कि आखिर ये बंद कब होगा। उसकी एनर्जी तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये एनर्जी नैमिक पे रहने वाले लोगों तक भी पहुंच चुकी होती है। सभी नैमिकियंस अपना काम धाम छोड़कर गोकू को देख रहे होते हैं। एल्डर मोरे बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, शायद वो वापस आ चुका है, नैमिक को बचाने वाला। पिकोलो बोलता है कि मैं मान गया, तुम बिल्कुल सच बोल रहे थे मेरे से।
गोकू बोलता है कि ऑफ कोर्स, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ बोला है क्या पिकोलो? तुम्हें इतनी ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है पिकोलो, और मुझे इतनी ज़्यादा क्रेडिट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि इस फॉर्म को पाने के लिए मैंने कितने सालों की ट्रेनिंग की है। लुकआउट पे पहुंचने के बाद मैं तुम्हें सारा डिटेल दूंगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पिकोलो के कंधे पर अपना हाथ रखता है। गोकू बोलता है कि बस अब शो ऑफ बहुत हो गया, हम यहाँ पर काफ़ी दूर से आए हैं एंड अब वक्त आ चुका है घर वापस जाने का। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो भी अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। पिकोलो बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम सेयंस और तुम्हारे न्यू फॉर्म्स, क्या तुम लोग कभी रुकना नहीं सीखे? गोकू भी अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू बोलता है कि तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है पिकोलो, तुमने तो अभी तक ये नहीं देखा है कि वेजिटा क्या कर सकता है। क्या तुम तैयार हो पिकोलो? तभी हम देखते हैं कि एल्डर मोरे एकदम से बोलता है कि पिकोलो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्रदर, मैं उम्मीद करूँगा कि तुम एक दिन ज़रूर वापस आओगे। और तुम भी सन गोकू, मैं उम्मीद करता हूँ कि डेंडे अपना काम सही तरीके से कर रहा है। हम नैमेक के लोग हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। तभी पिकोलो पीछे पलट कर देखता है एंड बोलते हैं कि हाँ ठीक है एल्डर मोरे, मैं ज़रूर आऊँगा। गोकू बोलता है कि तुम मुझे भी गिन सकते हो। पिकोलो बोलता है कि अब तो ओबो और नेल भी मेरे साथ आ चुका है, मुझे तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा। गोकू बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही में मैं डेंडे से ये ज़रूर कहूँगा कि तुम लोगों ने उससे हाई कहा है। तो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू पिकोलो को लेकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही गोकू गायब होता है वैसे ही एक दूसरे प्लेनेट पर दो लोग अपीयर होते हैं, एंड ये दो लोग और कोई नहीं, अल्ट्रा ईगो वेजिटा एंड डीमन ताइजा होता है। एंड दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं। एक तरफ हम ताइजा को देखते हैं जिसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं होता, दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो इस बैटल को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। जैसे ही ये दोनों पावरफुल पंचेस आपस में टकराते हैं वैसे ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि उस जगह पर एक कट्टा बन गया रहता है। इस ब्लास्ट के बाद हम उस डीमन ताइजा को देखते हैं। हम देखते हैं कि ताइजा अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा जख्मी हालत में होता है। वेजिटा बोलता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, शायद डीमन रायमी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये पेन मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती है। जैसे ही वेजिटा ऐसा बोलता है वैसे हम देखते हैं कि वेजिटा अपना चेहरा ऊपर करता है एंड वेजिटा काफ़ी तेज़ी से फिर से उस डीमन ताइजा की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटा उस डीमन ताइजा की तरफ जाता है वैसे हम देखते हैं कि ताइजा एक तरीके का जाइंट हाथ बना लेता है। ताइजा अपने खुन्नस भरी नज़रों से वेजिटा को देख रहा होता है। जैसे ही ताइजा इशारा करता है वैसे हम देखते हैं कि ताइजा का वो जाइंट हाथ एकदम से वेजिटा को ग्रैब कर लेता है। ताइजा ने वेजिटा को काफ़ी बुरी तरीके से ग्रैब किया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताइजा का हाथ एक तरीके का ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा सीधा जाकर एक पत्थर से टकराता है। वेजिटा बोलता है कि क्या वो उस चीज़ का इस्तेमाल दोबारा से कर रहा है, क्या इस तरीके की चीज़ उसके अंदर मौजूद थी। इन टेक्निक की वजह से ताइजा कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है एंड कभी भी खुद को डिफेंड कर सकता है। नेक्स्ट टाइम मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे ही वेजिटा का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि ताइजा एक ज़बरदस्त किक मार देता है वेजिटा को। ताइजा का ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटा का सिर ही एकदम से चट्टान के अंदर घुस जाता है। ताइजा बोलता है कि बेवकूफ़ मॉर्टल, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अगर मेरे बॉडी से मेरे खून का एक कतरा निकालोगे तो मैं तुम्हारे बॉडी से 10 गुना खून बाहर निकालूंगा। और अभी भी मॉर्टल, कुछ दर्द भरे पल तुम्हारे बाकी है इस राइम में, इसलिए उन दर्द भरे पलों को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी आंखें ओपन करता है एंड वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो डीमन बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बकवास बातें बहुत सुन ली। मॉर्टल, ये कोई गेम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मौत है। तभी हम देखते हैं कि ताइजा एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ कर लेता है। जैसे ही ताइजा ऐसा करता है वैसे ही हम देखते हैं कि ताइजा का वो हाथ एकदम से जाइंट हाथ में बदल जाता है। वो जाइंट हाथ इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो जाइंट हाथ जैसे ही उस चट्टान से टकराता है वैसे ही उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के ख़त्म होने के बाद हम जख्मी वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा टॉपलेस हो चुका होता है एंड वेजिटा के सिर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। दूसरी तरफ ताइजा बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के मुंह से भी खून निकल रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी।
वो डीमन पीछे पलट कर दिखता है एंड वो वेजिटा से बोलते हैं कि ये चीज़ तुम काफ़ी घंटों से कह रहे हो मुझसे। मुझे ब्लीड कराने की कीमत तुम चुका चुके हो एंड तुम्हें मैंने तुम्हारी सज़ा दे दी है और मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ इन बाकी सारे कमज़ोरों के साथ। और यहाँ पर जिस तरीके के सोल प्रेजेंट है ये तो हार्वेस्ट करने के भी लायक नहीं है। फादर मेरे साथ आओ, हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन ताइज़ा एकदम से उड़कर जा रहा होता है, पर वो थोड़ा सा मीटर आगे गया ही होता है कि वो एक चीज़ को नोटिस करता है। जैसे ही ताइज़ा पीछे पलट कर देखता है वैसे ही ताइज़ा देखता है कि एक बीम काफ़ी नज़दीक से उसके पास से निकल चुका होता है। ताइज़ा ने काफ़ी मुश्किल से अपने आप को उस बीम से बचाया हुआ होता है। ताइज़ा बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं कि इस बीम को वेजिटा ने शूट किया हुआ होता है ताइज़ा के ऊपर। वेजिटा के हाथ से अभी भी धुआं निकल रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि इस तरीके से तुम इस लड़ाई को छोड़कर नहीं जा सकते हो बच्चे। चलो ठीक है, मैं इस लड़ाई को कुछ ज़्यादा ही एंजॉय करने में लग गया था, जिसके वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। शायद तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे वो बेकार अटैक मुझे काफ़ी अच्छा फील कराते हैं जब मैं इस फॉर्म में होता हूँ। दरअसल मैं थोड़ा सा समय काटना चाहता था जब तक कैकोडॉट वापस नहीं आ जाता है, पर शायद अब इस लड़ाई को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। तभी वेजिटा पीछे पलट कर देखता है। वेजिटा बोलता है कि फादर, खेलने का समय ख़त्म हो चुका है, जल्दी करो और इस लड़ाई को। वेजिटा इतना बोला ही होता है कि वेजिटा किसी चीज़ को देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि क्या? दरअसल वेजिटा के फादर किंग वेजिटा डीमन किंग से मार खा रहे होते हैं एंड डीमन किंग वेजिटा के फादर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। डीमन किंग ने एक ज़बरदस्त पंच मार दिया होता है किंग वेजिटा को, जिसके वजह से किंग वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। किंग वेजिटा को देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा होता कि किंग वेजिटा जिंदा भी है, और अगर किंग वेजिटा जिंदा है तो किंग वेजिटा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एंड शायद उनकी मौत कभी भी हो सकती है। जैसे इस चीज़ का एहसास वेजिटा को होता है, वेजिटा बोलता है कि फादर, एंड वेजिटा को वो पल याद आ रहा होता है जब फ्रीज़ा ने किंग वेजिटा को मार दिया था। वेजिटा के प्यूपल्स भी गायब हो चुके होते हैं। वेजिटा को बारी बार फ्रीज़ा याद आ रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। एंड जैसे ही वेजिटा ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटा एक जोरदार पावर अप करता है। वेजिटा का ये पावर अप इतना ज़्यादा होता है कि वेजिटा के पीछे हमें ओजारू दिखने लग जाता है, जिस तरीके से हमें ताइज़ा के पीछे एक तरीके का मॉन्स्टर दिखा था एक चैप्टर पहले। ताइज़ा बोलता है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये बेवकूफ़ कर क्या रहा है, क्या उसके अंदर भी एक लेजेंडरी बीस्ट मौजूद है जिस तरीके से मेरे अंदर है। डीमन किंग भी इस चीज़ को समझ के रहता है। वो बोलता है कि नहीं, फिर से नहीं, अब एक और आ गया यहाँ पर। इसके बाद हम किंग वेजिटा को देखते हैं एंड इस चीज़ को देखकर किंग वेजिटा हंस रहे होते हैं। इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद किंग वेजिटा इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।